हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी सेशंस में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। सरकार जो टैक्स के थ्रू पैसा कमाती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट आपस में किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं, टैक्स रेवेन्यू एक तो जो टैक्स के तौर पे इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार को, और एक नॉन टैक्स जो टैक्स का पार्ट नहीं है, इसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है सरकार का, तो उसमें भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन सी चीज़ें सेंटर के पास जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें स्टेट के पास जाएगी, इस बारे में हम डीपली जानेंगे आज। साथ ही साथ हम 80th अमेंडमेंट और 101st अमेंडमेंट जीएसटी अमेंडमेंट जो है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक। हम कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिनेंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमने बांटा है। सो आज जो पढ़ रहे हैं हम वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, और कुछ ग्रांट्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे आज। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यू समझ में आता है, हमने पढ़ा था टैक्स क्या होता है, किस तरीके से टैक्स अथॉरिटी होती है, फिनेंशियल पावर्स क्या है सेंट्रल स्टेट की, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बात तय है कि हमारी सरकार को रेवेन्यू जनरेट होने का एक मोटा तरीका है टैक्स, कर जिसको बोलते हैं कर। तो रेवेन्यू जनरेशन हमारी सरकार का किससे होता है, मोस्टली टैक्स से होता है। टैक्स के थ्रू उनको रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे वो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सारे नेताओं के पैसे देते हैं, सारा मैनेजमेंट करते हैं, पूरा देश चलाते हैं बेसिकली किससे, रेवेन्यू जनरेशन ऑफ इनकम, रेवेन्यू जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट। और रेवेन्यू किससे जनरेट होता है, एक टैक्स सोर्सेज और एक नॉन टैक्स सोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स रेवेन्यूज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसको पढ़ने से पहले एक अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं हम, दो अमेंडमेंट। सबसे पहला 80th अमेंडमेंट 2000 में एक अमेंडमेंट आया था 80th अमेंडमेंट 2000, जिसने पूरा टैक्स स्ट्रक्चर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी चेंजेस ले आए थे। 80th और 101 अमेंडमेंट जो कि जीएसटी का अमेंडमेंट है, ये दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। 80th अमेंडमेंट जो 2000 में आया था, इट वॉज टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन। इसमें बोला गया कि 29% ऑफ द इनकम शुड गो टू दी स्टेट्स। 10वीं फाइनेंस कमीशन बैठाई गई थी जो 2000 में, रादर 1997 में। तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का अमंग सेंट्रल स्टेट, उसके बारे में रिकमेंडेशंस दी गई थी। इसमें बोला गया था बहुत सारे टैक्सेस होते थे पहले जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे सेंटर और स्टेट के पास में। सेंटर उनको चार्ज तो कर लेता था, उनको ले लेता था, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता था, जैसे इनकम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो जितना भी टैक्स इनकम टैक्स के तौर पे कलेक्ट होता था उसको सेंटर और स्टेट एक पर्टिकुलर रेशो में बांटा करते थे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन बताती थी कि किस तौर से इसको बांटना है। लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि बढ़ता था, बाकी सारे जो टैक्सेस होते थे जैसे कॉर्पोरेशन टैक्सेस हो गए, कस्टम ड्यूटीज हो गई, इनका बंटवारा नहीं होता था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो 80th अमेंडमेंट आने से क्या हुआ, 10th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि आपको इनकम टैक्स के अलावा कॉर्पोरेशन टैक्सेस, कस्टम टैक्सेस, ऐसे और भी चीज़ें, ड्यूटीज़ आपको क्या करनी है, क्लब करनी है और इनको स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसकी रेट तय करी गई 29% ऑफ द इनकम। तो जितना भी रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ और तरीके तरीके के टैक्स जो हैं उनसे सेंटर कलेक्ट कर रही है, उसका 29% जो उसका शेयर है वो किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा। तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करा सेंटर ने उसका 29% स्टेट को जाएगा। ये था कब की बात, 2000 की बात, 80th अमेंडमेंट के बाद। आज की तारीख में 15th फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुकी है। आपको ये बताना है 15th फाइनेंस कमीशन कौन से ईयर में सेटअप की गई, और दूसरा आपको ये बताना है कि फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है वो कितने सालों के अंदर हो जाना चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच द फाइनेंस कमीशन सेटअप हो जाए, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। 10th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला, 10th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि 29% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी स्टेट। किसको दे देना, शुड बी गिवन टू दी स्टेट। स्टेट को 29% आप जो भी टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं आप उनको आप किसको दे दें, स्टेट को दे दें। ये 80th अमेंडमेंट में आया जो कि 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से हुई। कॉर्पोरेशन टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर ब्रॉट एट पार विथ इनकम टैक्स। पहले क्या होता था, इससे पहले 80th अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, सिर्फ इनकम टैक्स ही डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब बहुत सारे टैक्सेस को क्लब कर दिया गया, एट पार विथ इनकम टैक्स लाया गया और इनको भी स्टेट को अलाइन कर दिया गया या असाइन कर दिया गया। कितना, 29% ऑफ दी टोटल रेवेन्यू। इसको बोला गया ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन।
इसको एक और नाम क्या देते हैं, इसको हम जानते हैं ऑल्टरनेटिव स्कीम फॉर डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब भी फाइनेंशियल या लीगल पावर्स सेंटर स्टेट को देता है तो उसको बोलते हैं डिवॉल्यूशन। ये मिलता जुलता है डिसेंट्रलाइजेशन जैसे होता है ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स को जब हम बांटते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी तरह जब हम फाइनेंशियल पावर्स या फाइनेंशियल लीगल पावर्स को बांटते हैं, सेंटर स्टेट को देता है तो उसको बोलते हैं डिवॉल्यूशन। सो इसको क्या बोला गया, ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन। क्यों बोला गया, क्योंकि सेंटर ने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करे 29% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड एंड इट केम एज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब सबको पता है, आई सपोज पुराने टाइम से लेके ये आ तो कब रहा है, 80th अमेंडमेंट 2000 कब आ रहा है, 2000 में आ रहा है, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब 1 अप्रैल 1996 से ये लागू हो गया 1996। यानी कि इसके बाद जितने भी टैक्स कलेक्ट करे सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने, वो उनको स्टेट को देने थे 1996 से। समझ में आई बात, 2000 में आ रहा है, साल 2000 में आ रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट कब से लागू है, 1996। तो ये जो 4 साल का एरियर है, क्योंकि हम 2000 में खड़े हैं, हम तो ये जब अमेंडमेंट आ रहा जब हम 2000 में खड़े, लेकिन हमें 4 साल पहले से ये टैक्स जितना भी हमने कलेक्ट करा उसका 29% हमें क्या करना है, हमें बांटना है। किनको, हमें बांटना है स्टेट्स को, 29%। क्लियर है बात। सो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने समय से रिलेटेड, जब भी कोई पुरानी डेट दे रखी होगी उससे हम अगर कोई इफेक्ट पे कोई चीज लाएंगे तो उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्लियर है। फिर आता है हमारा 101st अमेंडमेंट 2016। 2016 में एक और अमेंडमेंट आया हमारा, जीएसटी अमेंडमेंट या जीएसटी का अमेंडमेंट आया, जीएसटी लागू किया गया हमारे 2016 में। और इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस, 80th से कुछ चेंजेस आए थे, तो 101वें अमेंडमेंट से क्या हुआ, और भी ज़्यादा चेंजेस आ गए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज में। क्या चेंजेस आए, किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहला तो ये आ गया, इट कॉन्फर्ड कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स। अब जैसा हमने शुरू में भी पढ़ा था कि टैक्सिंग पावर्स स्टेट की स्टेट के पास थी, 18 सब्जेक्ट स्टेट के थे जिसपे वो बना सकती थी, इसी तरह 13 यूनियन के पास आइटम्स थे जिसपे वो टैक्स लगा सकती थी या सेंटर यूनियन टैक्स लगा सकती थी। यानी कि सेपरेट था, कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स दोनों के पास नहीं थी। स्टेट स्टेट के मामलों पे लगाती थी, सेंटर के मामलों पे लगाती थी, दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन ये पहला एक ऐसा टैक्स है जिसपे कॉन्करेंट पावर्स दे दी गई, सेंटर को भी और स्टेट को भी। स्टेट भी अपना टैक्स लगा सकती है और सेंटर भी अपना टैक्स लगा सकती है, इनफैक्ट लगाती है। सो दोनों की कॉन्करेंट पावर्स है, स्टेट लगाती है सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेंटर लगाती है आईजीएसटी। क्लियर है बात। सो कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स आ गई 101वें अमेंडमेंट के साथ, जो कि इससे पहले मौजूद नहीं थी और इनफैक्ट इसके बाद भी ऐसी कोई पावर नहीं आई है जो कॉन्करेंट है। सिर्फ इकलौती कौन सी है, इकलौता पुत्र कौन है, जीएसटी। क्लियर है बात। फिर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल स्टेट मर्ज इनटू वन। इससे क्या हुआ, जीएसटी लाने से क्या करा गया, जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, खूब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते थे हमारे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, और भी तरीके के टैक्सेस थे, उन सबको मर्ज करके हमने क्या कर दिया, एक टैक्स बना दिया जीएसटी, एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है बात। इससे हुआ क्या, अच्छा इसमें कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड कर दिए गए, सबस्यूम कर दिए गए, तो एक्साइज ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस, वेट लगता था इससे पहले, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सरचार्ज एंड सेस स्टेट्स के, सरचार्ज एंड सेस स्टेट के और सरचार्ज एंड सेस सेंटर के, दोनों सब मिलके क्लब करके क्या कर दिया गया, एक ही टैक्स बना दिया गया जीएसटी। इससे क्या हुआ, इससे फर्क ये पड़ा कि पहले जैसे आपको पता है वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब हर लेवल पे टैक्स लगता था, हर दूसरे लेवल पे टैक्स लगता था, तो इससे क्या हो जाता था, टैक्स बर्डन बढ़ जाता था, टैक्स बर्डन बढ़ जाता था। तो उस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए क्या किया गया, जीएसटी लाया गया। जीएसटी से क्या हुआ कि जितना जितना आपको आगे सेल हो रही है उतने पार्ट पे, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसी पार्ट पे टैक्स लगेगा। ये इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो आपको शायद समझ में नहीं आए, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको कुल मिला के ये मानना है, समझना है कि सारे टैक्सेस को मिला के जो अलग अलग टैक्स लगते थे, सर्विस टैक्स अलग लगता था, कस्टम ड्यूटीज अलग लगती थी, सेल्स टैक्स अलग लगता था, अलग अलग रेट्स के लगते थे, वैट अलग लगता था, वो सब हट के क्या हो गया, एक ही टैक्स आ गया जीएसटी, जिससे चीज़ें थोड़ी सी अलाइंड हो गई, सिंपल हो गई। और क्या किया गया इसमें, 268 और 92C, हाँ आर्टिकल नंबर 268A और 92C एंट्री थी यूनियन लिस्ट की, जिसे हटा दिया गया। ये दोनों डील करती थी सर्विस टैक्स से रिलेटेड। तो सर्विस टैक्स तो हमने हटा दिया, अभी हमने पढ़ा कि सर्विस टैक्स क्या कर दिया गया, सर्विस टैक्स सारे टैक्स हटा के हमने क्या कर दिया गया, हमने इसको जीएसटी में क्लब कर दिया, या एक ही टैक्स कर दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स के लिए जो स्पेसिफिक एंट्रीज थी या स्पेसिफिक आर्टिकल था उनको हटा दिया। जब सर्विस टैक्स ही नहीं रहा तो इनकी एंट्री और आर्टिकल का भी कोई मतलब नहीं है। ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था
88th अमेंडमेंट से। जो सर्विस टैक्स के लिए आर्टिकल 268A और 92C एंट्री आई थी, ये बेसिकली आई कैसी थी, 88th अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करी गई थी। लेकिन 101वें अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, इसको हटा ही दिया गया, आर्टिकल 268A और 92C एंट्री को हटा दिया गया यूनियन लिस्ट से, जिससे क्या हुआ, सर्विस टैक्स टाटा बाय बाय और सब क्या बन गया, जीएसटी बन गया। जीएसटी का पर्पस जैसे मैं आपको बता चुका हूं, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। जो हर लेवल पे टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन होता था, वो सब हट गया। डबल टैक्सेशन तो नहीं होता था टेक्निकल टर्म्स में, पर कैस्केडिंग इफेक्ट था, हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स था, जिससे टैक्स का लोड भी बढ़ता था, बर्डन बढ़ता था। तो उसको हटा दिया हमने और एक टैक्स लिया हम जीएसटी, और इतने सारे टैक्स की माथापूरी खत्म करके हमने एक ही टैक्स ले लिया, जीएसटी। एंड प्रोवाइड अ कॉमन नेशनल मार्केट। और क्या किया गया, इससे कॉमन नेशनल मार्केट हो गया, क्योंकि टैक्स की रेट ऑल ओवर दी कंट्री उस प्रोडक्ट पे सेम रहती है। तो अगर मेरा किसी केमिकल का काम है तो केमिकल पे सर्टेन रेट रहेगी, हमारा किसी फूड आर्टिकल का काम है तो फूड आर्टिकल पे अलग रेट रहेगी, पर वो रेट थ्रू आउट दी कंट्री सेम रहेगी, थ्रू आउट दी नेशन सेम रहेगी। ये जीएसटी का फायदा है। वहीं पे वैट क्या होता था, स्टेट का पार्ट था, तो हर स्टेट अपने अपने लेवल पे उस पर रेट्स अलग करती थी, प्रोसीजर अलग करती थी, तरीके अलग कर सकती थी। लेकिन जीएसटी आने से क्या हुआ, ये सारी चीज दिक्कतें हो गई खत्म। क्लियर है? सो प्रोवाइड अ कॉमन नेशनल मार्केट। तो जीएसटी के फायदे क्या है, एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस हट गया, और दूसरा ओपन नेशनल कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट कर दिया गया। तो क्लियर, 80th अमेंडमेंट और 101st अमेंडमेंट हमारा क्लियर कर लिया हमने। 80th अमेंडमेंट और 101 अमेंडमेंट, जीएसटी का जो अमेंडमेंट है वो दोनों हमने पढ़ लिए। और अब 80th अमेंडमेंट और 101st अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल स्टेट के टैक्सेशन पावर्स या टैक्सेशन रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर जिस तरीके से बुक में दिया गया है, सपोज बुक में तो क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट, और बाकी भी जगह इफ़ आई हैव सीन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल से इसके कंसेप्ट चालू करेंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। तो इसमें मोटा मोटा क्या होता है, 4 कंसेप्ट होते हैं। एक तो लेवी। लेवी का मतलब क्या होता है कि टैक्स लगाएगा कौन, इम्पोज कौन करेगा। इम्पोज इन द सेंस, जो भी टैक्स है वो एक एक्ट के थ्रू लगता है। जैसे जीएसटी लगेगा तो जीएसटी एक्ट के थ्रू लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा तो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू लगेगा। तो ये एक एक्ट के थ्रू लगता है, और ये एक्ट पास कौन करता है, जिसकी अथॉरिटी होती है। अगर सेंटर की अथॉरिटी है तो पार्लियामेंट ये एक्ट पास करेगी, अगर स्टेट की अथॉरिटी है तो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी। तो या तो सेंटर पास करेगा ये एक्ट, या ये स्टेट पास करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो सेंटर इम्पोज करेगा या फिर स्टेट इम्पोज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो सेंट्रल लेवी करेगा या फिर स्टेट लेवी करेगा। तो ये बात होती है लगाने की। लेवी से मतलब क्या है, इम्पोज कौन करेगा, इसकी रेट्स कौन डिसाइड करेगा कि कितना टैक्स लगना चाहिए, 5% लगना चाहिए, 7% लगना चाहिए, XYZ लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए। तो वो जो डिसाइड करेगा वो कहलाता है लेवी। इस अथॉरिटी ने इसको लेवी किया। या तो सेंटर लेवी कर सकता है या स्टेट लेवी कर सकती है। क्लियर है? सेकंड आता है कलेक्टेड। इतने तो हम सारे अंग्रेज हैं, कलेक्टेड तो हमारे को सबको बताइए। कौन इकट्ठा करेगा, रेवेन्यू किसके पास आएगा, बेसिकली आएगा कैसे, है किसका, उसकी बात नहीं हो रही, कलेक्शन कौन कर रहा है। क्लियर है? अब जैसे मेरा बिजनेस है तो मेरा अकाउंटेंट या मेरा जो कैशियर है वो मेरे लिए कैश कलेक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि उसका कैश है, वो कलेक्ट मेरे बिहाफ पे कर रहा है। तो कलेक्शन किस पे हो रहा है, कौन अक्रू कर रहा है कलेक्शन को, उस पर डिपेंड करता है कलेक्टेड। लेवी क्लियर है, कौन लगाता है, इम्पोज कौन करता है, कलेक्टेड कौन कलेक्ट करता है, इकट्ठा कौन करता है, आता किसके हाथ में है। देन एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई सेंटर स्टेट करेंगे, किस रेशो में करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एप्रोप्रिएटेड, सेंटर अपने पास रखेगा या बहुत सारी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कुछ भी तरीके से। एप्रोप्रिएशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स। कलेक्शन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, दैट इज एप्रोप्रिएटेड या एप्रोप्रिएशन। देन आता है हमारा असाइन्ड। असाइन्ड में क्या होता है, असाइन्ड इज समवॉट सिमिलर टू एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएट में बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। असाइन में क्या है, हमने सीधा सीधा एक को दे दिया, इसको असाइन कर दिया, इस स्टेट को असाइन कर दिया या इस स्टेट को असाइन कर दिया, दे दिया। क्लियर है बात? है दोनों गिविंग अथॉरिटी, गिविंग जेस्चर, दोनों देने की बात है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, बांट के इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, सेंटर ने तरह का, स्टेट ने तरह का। असाइन क्या है, पूरा का पूरा दे दिया, असाइन टू स्टेट या असाइन टू सेंटर, जैसा भी हो सकता है। जनरली ये यूज क्या होता है, सेंटर टू स्टेट, क्योंकि हमेशा सबऑर्डिनेट को असाइन किया जाता है या नीचे वाली अथॉरिटी को असाइन किया जाता है।
तो सेंटर स्टेट को असाइन कर सकता है, स्टेट सेंटर को जनरली असाइन नहीं करता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आज हमारे जो टीचर्स होते हैं या हमारे कोई भी ऊपर, हमारे जो ऊपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे को असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को असाइन किया एक होमवर्क है कि ये आपको असाइन किया गया, आप मुझे असाइन थोड़ी करेंगे सर ये होमवर्क करके आना कल, तो ऐसा नहीं होता। असाइन हमेशा क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होता है या लेवल नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट लेवल को असाइन किया जाता है। तो सेंटर स्टेट को करता है, स्टेट जनरली सेंटर को असाइन नहीं करता। क्लियर है बात? एप्रोप्रिएटेड, असाइन, तो चारों वर्ड क्लियर है। लेवी जो इम्पोज करेगा, जो लगाएगा, कलेक्ट जो इकट्ठा करेगा, ठीक है। एप्रोप्रिएटेड किस तरीके से बांटा जाएगा, किन में बांटा जाएगा, और असाइन दे दिया जाएगा। क्लियर है बात? इनसे रिलेशन है। वैसे इनको कुछ अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, पर इनका कंफ्यूजन, इसमें वर्ड्स इस तरीके से दे रखे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको समझाया। बाकी इट इज वेरी सिंपल, जिस लैंग्वेज में लिखा होगा उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स के साथ हो क्या रहा है। देखते हैं। सो सबसे पहला क्या है, टैक्स इज लेवीड बाय द सेंटर, कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। तो क्या बात कर दी इसने, लेवीड बाय द सेंटर, मतलब लगाएगा तो कौन, सेंटर, तय कौन करेगा, सेंटर, इंपोज कौन करेगा, सेंटर, रेट्स कौन डिसाइड करेगा, सेंटर। तो लगाने वाली अथॉरिटी कौन सी है, सेंटर। लेकिन इसको कलेक्ट कौन करेगा और एप्रोप्रिएट कौन करेगा, तो एप्रोप्रिएट मतलब बांटेगा कौन, तो स्टेट्स ही बांटेंगी, और कलेक्ट भी कौन करेगा, स्टेट ही करेंगी। कैसे, तो समझ में आ गया ना। इसको अलग से पढ़ने की तो कोई जरूरत थी नहीं, पर फिर भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए चारों वर्ड्स को मैंने एक बार आपको क्लियर कर दिया। सो कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 268, 268। क्लियर है? सो क्या है इसमें, कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स, प्रोमिसरी नोट, ट्रांसफर ऑफ शेयर, डीड्स, इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स, बैंक लोन एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये आती हैं, इन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती हैं वो उनकी रेट कौन तय करता है, उनको कौन इंपोज करता है, लेवी कौन करता है, सेंटर। सो सपोज इंश्योरेंस और बैंकिंग किसका सब्जेक्ट है, बेसिकली ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटर का। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं या बैंक से कुछ भी अग्रीमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी एफिडेविट साइन कर रहे हैं, एक्सवाइजी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उस पर जैसे लिखा होता है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसमें लिखा होगा 0.5% स्टैम्प ड्यूटी। तो ये स्टैम्प ड्यूटी लगाई किसने, किसने बोला कि ये 0.5% स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, ये बोला हमारे सेंटर ने। तो लेवी किसने करा, सेंटर ने। लेकिन मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी कहाँ है, मैंने ये खरीदी है राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर शहर में। तो ये कलेक्शन कहाँ पे होगा इसका, पैसा किसके पास जाएगा, कलेक्शन होगा इसका स्टेट के पास, और ये एप्रोप्रिएट भी किसमें हो जाएगा, उसी स्टेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बात? सो जो भी सेंटर के सब्जेक्ट है उन पे जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो किसकी होती है, वो लगाती तो सेंटर है, लेकिन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है, स्टेट में होता है। कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड इन दी स्टेट। सिंपल है। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर। अब इसमें एक थोड़ा सा आगे का लेवल आ गया। टैक्सेस लगाए, इंपोज किसने करे, सेंटर ने, और कलेक्ट भी किसने करे, सेंटर ने। लेकिन असाइन टू स्टेट, दे किसको दिए, स्टेट को दे दी, असाइन टू स्टेट। आर्टिकल नंबर 269, आर्टिकल नंबर 269 क्या बोलता है, लगाए भी किसने, सेंटर ने, रेट किसने तय करी, सेंटर ने, इंपोज किसने करा, सेंटर ने, कलेक्ट किसने करा, सेंटर ने, पैसा आया किसके पास, सेंटर के पास, लेकिन दे किसको दिया पैसा, स्टेट को दे दिया। क्लियर है? तो यहां पे कौन से आते हैं, सो टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन जब भी होते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाता है, क्योंकि स्टेट, एक स्टेट और दूसरी स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो स्टेट को तो ये अथॉरिटी दी नहीं गई है, कर भी नहीं सकती, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीजें जा रही है। तो वहां से जब भी इंटरस्टेट कोई बात होगी तो कलेक्शन और अपना लेवी की जो अथॉरिटी वो ऑटोमेटिकली किसके पास होगी, सेंटर के पास ही होगी। चाहे फिर वो इसमें हो या फिर आगे वाले जीएसटी में भी, अगर इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है तो क्या होता है, सेंटर ही उस पर लेवी एंड कलेक्ट करती है टैक्स। क्लियर है? सो इसमें क्या आता है, इसमें बहुत सारे टैक्सेस आते हैं जहां पे हमारे जीएसटी नहीं लगता, तो उसके अलावा जो भी टैक्सेस होते हैं वो सारे कहां पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 269 में आते हैं। तो सपोज कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लग रहा है तो उसको लेवी तो कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर करेगी, लेकिन वो दे देगी स्टेट को। वो दे किसको देगी, असाइन कर देगी स्टेट को। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स कैसे, जब इकट्ठा माल हम सप्लाई करते हैं, सपोज करो मारुति का प्रोडक्शन सेंटर से राजस्थान के अंदर 10,000 गाड़ियां बेची गई, बेची नहीं गई हैं, बेची अभी किसी को नहीं है, 10,000 गाड़ियां हमने राजस्थान डिपो में बेच दी या महाराष्ट्र के डिपो में बेच दी, वहां के प्रोडक्शन प्लांट से। तो अभी तक ये बिकी नहीं है, सेल ऑफ सर्विस नहीं हुई है और सेल ऑफ गुड्स नहीं हुए हैं, ये सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हुआ है, सिर्फ कंसाइनमेंट गया है वहां पे
1000 गाड़ियां राजस्थान पहुंच गई है, राजस्थान डिपो में पहुंच गई है, तो इस पे भी टैक्स होगा, क्योंकि इतना इजीली तो बिना उसके तो उस पे भी गाड़ी आप नहीं बेच सकते, आप ट्रांसफर तो कर ही रहे ना गाड़ियां, तो कंसाइनमेंट तो एक जा ही रहा है, तो उस पर भी आपको टैक्स भरना है। तो वो टैक्स कहाँ फॉल करेगा? वो टैक्स फॉल करेगा कहाँ पे? हमारे आर्टिकल नंबर 269 पे। सिमिलरली रेलवे फेयर्स के टैक्सेस हैं, टर्मिनल चार्जेस हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे जो टैक्सेस हैं जो जीएसटी के रेजीम में नहीं आते हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं? आर्टिकल नंबर 269 में, और इनको असाइन कर दिया जाता है कंसर्न स्टेट पे, जहाँ जो भी स्टेट इन्वॉल्व है उसको ये असाइन कर दिया जाता है। कलेक्ट कौन करता है? सेंटर। लेवी कौन करता है? सेंटर। लेकिन दे किसको दिया जाता है? स्टेट को। क्लियर है? फिर आता है जीएसटी। अब इससे अलग क्या है? जीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 269A। ये अमेंडमेंट के तौर पे आया। कौन सा अमेंडमेंट? 101वां अमेंडमेंट। ठीक है, सो क्या किया गया? आर्टिकल 269A इंसर्ट किया गया इससे, और इसमें क्या बोला गया? जीएसटी लगाएगा तो कौन? सेंटर। और लेवी कौन करेगा? लगाएगा लेवी कौन करेगा? सेंटर। और कलेक्ट भी कौन करेगा? सेंटर। ये कब की बात कर रहा हूँ? जीएसटी की। इसमें देखो, अगर किसको थोड़ी बहुत जीएसटी की नॉलेज है तो वो परेशान नहीं हो, जिसको नहीं है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं जीएसटी में क्या होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। पर जिसको अगर थोड़ी बहुत पता है तो ये कंफ्यूज मत होना, मैं जब बोल रहा हूँ कि जीएसटी लगाएगा कौन? सेंटर। ये मैं इधर बात कर रहा हूँ आईजीएसटी की। किसकी बात कर रहा हूँ? आईजीएसटी की। एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये लगाती स्टेट है, लेकिन हम इंटरस्टेट सेल की बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रही है? ये टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट जब होता है तो आता है आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट जब आता है तो आता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। इसके बारे में भी हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं मैं आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो। सो एसजीएसटी और सीजीएसटी जो है ये लगाती है स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब सपोज करो राजस्थान में अजमेर से जयपुर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो स्टेट इंपोज करेगी 2 टैक्स। बेसिकली एक ही टैक्स होता है जीएसटी, उसके 2 बाइफर्केशन होते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे सपोज करो उस पर टैक्स लग रहा है 18%, समझना चाहो तो समझना, कोई लोड वाली बात नहीं है, काम का नहीं है आपके। 9%, 9%, तो एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%। लगाएगा कौन? स्टेट ही लगाएगी स्टेट ही 9%, 9%। ठीक है, लेकिन कलेक्ट भी कौन करेगी? स्टेट ही करेगी। पैसा किसके पास आएगा? क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो पैसा भी किसके पास आ रहा है? स्टेट के अंदर ही पैसा है। लेकिन इसमें से ये जो 9% है ना सीजीएसटी, ये पहुंच जाएगा सेंटर के पास। ये किसको मिल जाएगा? सेंटर के पास। और ये जो 9% है एसजीएसटी, ये स्टेट अपने पास रखेगी। तो जब इंट्रा स्टेट होता है ट्रांजेक्शन तो 2 टैक्स लगते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल बराबर बराबर लगते हैं। और जो एसजीएसटी वाला पार्ट है वो स्टेट अपने पास रख लेती है, और सीजीएसटी वाला पार्ट स्टेट सेंटर को भिजवा देती है लिफाफे में डाल के। क्लियर है? लेकिन जब हम इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, आपस में स्टेट, मतलब जयपुर से माल जा रहा है अहमदाबाद, यानी कि स्टेट ट्रांसफर हो गई, मतलब राजस्थान से गुजरात। तो राजस्थान से गुजरात जाएगा, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी इंटर स्टेट हो जाएगी चीज, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो स्टेट का रोल खत्म हो जाता है, फिर आ जाती है सेंटर, आ जाती है बीच में, सेंटर के ऊपर अथॉरिटी आ जाती है। तो उस केस में लगता है आईजीएसटी, एक ही टैक्स लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको लगाता कौन है? सेंटर। और इसी की बात अभी हम यहां पे कर रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं यहां पे। क्लियर है बात? सो आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंटर स्टेट गुड्स एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब इसमें क्या होता है? लेवी किसने करा? सेंटर ने। कलेक्ट किसने करा? सेंटर ने। लेकिन इसे बांट दिया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। क्लियर है? यहां पे क्या था? यहां पे लेवी कौन कर रहा था? सेंटर। कलेक्ट कौन कर रहा था? सेंटर। लेकिन दे दिया जा रहा था स्टेट को, सेंटर नहीं रख रहा था, ये दे दिया जा रहा था किसको? स्टेट को। यहां पे क्या है? यहां पे उल्टा है, यहां पे बेसिकली लेवी सेंटर कर रहा है, कलेक्ट भी सेंटर कर रहा है, यहां तक सेम है। लेकिन जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो दोनों आपस में बांट लेते हैं, सेंटर और स्टेट। क्लियर है बात? अच्छा, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट, किस तरीके से बांटना है पार्लियामेंट बताएगी, और किसके कहने पे बताएगी? जीएसटी काउंसिल एक सेटअप की जाती है, उसके बेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? फिर आता है टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये वापस वही कहानी आ गई जो अभी हमने जीएसटी में पढ़ी। जीएसटी क्या थी? जीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, appropriated between center and state, appropriated between center and state, appropriated, आई खा गए हम।
क्लियर है? सो अप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो सेम ही है, लेकिन उधर सिर्फ स्पेसिफिकली जीएसटी की बात हो रही थी, यहाँ पे बाकी सारे टैक्सेस की बात हो रही है। क्लियर है बात? सो टैक्सेस, ये देखो सिर्फ इतने से वर्ड का फर्क है, ये टैक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिकली जीएसटी लिखा हुआ है। क्लियर है? सो क्या है इस कहानी? इसका आर्टिकल है 270, इट इंक्लूड टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट अबव, पुराने जितने भी टैक्स हमने पढ़े अभी तक, यानी कि 268, 269 और 269 ए, 268, 269, 269 ए के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो, और किसके अलावा? सरचार्जेस एंड सेस। अगर सरकार कोई सा भी सरचार्ज या सेस लगाती है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सरचार्ज एंड सेस क्या होता है? सरचार्ज एंड सेस बेसिकली वो होता है टैक्सेस ऑन टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स। अब हमारी सरकार है, हमारा देश है, तो वो कुछ भी कर सकता है, और जरूरत है, देखो हमारे देश को बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो वो सरचार्ज सेस भी लगा सकते हैं। तो एक टैक्स के ऊपर भी ऊपर का एक टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं सरचार्ज एंड सेस। सरचार्ज अलग, सेस अलग। सरचार्ज बेसिकली क्या होता है? जनरल पर्पस के लिए होता है, और सेस होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे वेलफेयर ऑफ किसान का जो वेलफेयर के लिए, किसान वेलफेयर के लिए अपन टैक्स लगा सकते हैं, तो वो सेस में आ जाएगा। क्लियर है? एजुकेशन के लिए हम सेस लगाते हैं, एजुकेशनल सेस आपने सुना होगा, तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए लगा सकते हैं। क्लियर है? और सरचार्ज जनरल पर्पस के लिए होता है। सो ये क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स। ये हम टैक्स तो दे ही रहे हैं, इसके ऊपर एक टैक्स। ये बहुत ही नॉमिनल होता है, पॉइंट्स में होता है, 0.5%, 0.05% ऐसा होता है। तो मतलब बहुत बड़ा लोड नहीं है कि इसके ऊपर टेंशन ले लगे, यार सरकार हमारे से टैक्स भी ले रही है, उसके ऊपर और टैक्स ले रही है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। तो सरचार्जेस एंड सेस सरकार लगा सकती है। सरचार्जेस जनरल पर्पस के लिए और सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लगाया जाता है। क्लियर है? सो ये इसके अंदर क्या क्या आ गया? टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट अबव, पहले के 3 हट जाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं। सरचार्ज और सेस हट जाएगा। लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसके अलावा जो भी टैक्स हैं, किसके अलावा? जो पहले के 3 हमने पढ़ लिए, 268, 269, 269 ए। इसके अलावा सरचार्ज और सेस, ये सब चीजें हटा दें। इसके अलावा जो भी टैक्स हैं या ड्यूटीज हैं, दीज आर लेविड बाय द सेंटर, collected by the center but assigned but appropriated or distributed between center and state on recommendation of financial commission, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको बांटा जाता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट। और इसको अप्रूवल कौन देता है? प्रेसिडेंट। तो किस तरीके से बांटा जाएगा ये कौन बताएगा? ये बताएगा प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो कहानी समझ में आई? कहानी क्या है? collected and levied by the center, distributed between center and state on recommendation of prescribed by the president on recommendation of financial commission। क्लियर है? बहुत ही वाहियात डायग्राम है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी आपको कहानी समझानी थी, रेलगाड़ी। सो कलेक्शन एंड लेवीड बाय द सेंटर, कौन इकट्ठा करेगा और कौन लगाएगा? सेंटर। बटेगा किसमें? सेंटर और स्टेट के बीच में। कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे बताएगा? फाइनेंस कमीशन के कहने पे बताएगा। क्लियर है? सिंपल। चलो आगे। फिर आता है हमारा सरचार्जेस ऑन सर्टेन टैक्सेस। अब यही वही वाला सरचार्ज जो भी हमने पढ़ा था। सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स फॉर जनरल पर्पस, टैक्स के ऊपर एक नॉमिनल टैक्स जो कि जनरल पर्पस के लिए लगाया जाता है। सो इसका आर्टिकल है 271, इनका क्या था? 270। सो सरचार्जेस ऑन सर्टेन टैक्स, पार्लियामेंट कैन लेवी सरचार्जेस ऑन टैक्सेस ऑफ 269 एंड 70। तो 269 और 70 में जो भी हमने टैक्सेस पढ़े उनके ऊपर पार्लियामेंट एक और टैक्स लगा सकती है जिसको बोलते हैं सरचार्ज। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? जनरल पर्पस होता है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। 269 बोल रहा है ये, 269 ए नहीं बोल रहा। 269 ए पे कोई सरचार्ज नहीं होता, इसलिए जीएसटी को लिखा गया है एक्सेप्ट जीएसटी। तो 269 मतलब 269 इसके ऊपर, इस टैक्स के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो, या फिर इस टैक्स के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो जिसको बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स के ऊपर टैक्स, नॉमिनल टैक्स, छोटा सा टैक्स। क्लियर है? फॉर जनरल पर्पस या जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन, उसको बोलते हैं सरचार्ज। जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है क्योंकि जीएसटी में वो क्लब कर दिया गया। जीएसटी जब लाया गया ना तो सरचार्ज को भी उसमें घुसेड़ दिया गया, तो ऊपर से लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? ये 271 बोलता है। फिर आता है हमारा स्टेट का, टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय स्टेट। अब हमने क्या पढ़ा था? अभी सेंटर और स्टेट के रिलेशन पढ़ रहे थे ना, तो अभी तक सेंटर जिस चीज को, सेंटर का इन्वॉल्वमेंट था जहां पे, उनकी बात कर रहे थे कि भैया सेंटर कलेक्शन करता है, लेवी करता है, फिर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, अप्रोप्रिएट करता है या असाइन करता है। अब ये तो स्टेट का है, तो स्टेट से सेंटर तो कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। ये डायरेक्ट स्टेट की एंट्रीज है, स्टेट इसको
लगाता है, कलेक्ट करता है, जेब में डाल देता है। सो 18 एंट्रीज बिलोंगिंग टू स्टेट लिस्ट हैव एक्सक्लूसिव स्टेट राइट्स। ये स्टेट की कमाई है, ये है ही हमारी स्टेट की कमाई, सेंटर का कोई लेन देन नहीं है इसमें। क्लियर है बात? सो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कोई टैक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई टैक्स है, टोल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे। पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या था? सेंटर वाले सब्जेक्ट पे स्टैम्प ड्यूटीज, मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे जो सब्जेक्ट है इन पे जो स्टैम्प ड्यूटीज लगती हैं तो वो थी सेंटर की। ये है स्टेट के सब्जेक्ट पे स्टैम्प ड्यूटी। स्टेट भी तो स्टैम्प ड्यूटी लगा सकती है, वो क्यों मना करेगी भैया हमारे को भी स्टैम्प ड्यूटी लगानी है। तो अगर स्टेट के सब्जेक्ट पे स्टेट की लिस्ट के कोई आइटम है उन पे स्टैम्प ड्यूटी लग रही है तो वो स्टेट के पास ही जाएंगे। क्लियर है? कितनी एंट्रीज हैं? 18 एंट्रीज हम ये पढ़ चुके हैं स्टेट लिस्ट के पास। स्टेट के पास टैक्स लगाने के लिए कितनी एंट्रीज हैं? 18 एंट्रीज है जिन पे स्टेट टैक्स लगा सकता है। और यूनियन के पास है 13 एंट्रीज। क्लियर है? अब रेवेन्यू सोर्सेज जैसा मैंने आपको बताया दो तरीके से हो सकता है। एक तो टैक्स से हो सकता है, हमारा कर के थ्रू पैसा आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ना कर, मतलब टैक्स का रेवेन्यू नहीं है, टैक्स रेवेन्यू नहीं है, अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है जिससे सरकार पैसा कमाती है। तो ऐसा भी हो सकता है सरकार को पैसा कमाना है तो सरकार कुछ सर्विसेज देती है हमारे देश को, तो बेसिकली पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज जो हैं तो ये बेसिकली सरकारी होती हैं। तो सरकारी होती हैं तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल अथॉरिटी है। इसलिए जो भी पोस्ट ऑफिस में लगता है वो सेंट्रल जॉब कहलाती है, सेंटर की जॉब है। सो पोस्ट एंड टेलीग्राफ से जो भी पैसा आएगा दैट विल गो टू दी सेंटर। रेलवे से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग से जो पैसा आता है वही सेंटर की अथॉरिटी है। ब्रॉडकास्टिंग हमारा जो, चाहे टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे हमारा टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग हो, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग हो, कॉइनेज एंड करेंसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गेल, सेल, ऐसे जो भी हैं ये सारे। एस्टेट एंड लैब्स मतलब जो इंसान गायब हो गया, मर गया और बहुत कुछ छोड़ गया बिना किसी वसीयत के या बिना किसी वारिस के। क्लियर है? अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, तो आज सपोज करो मेरे नाम पे एक घर है या मेरे नाम पे एक लैंड का टुकड़ा है और मैं चल बसता हूँ, मैं नहीं रहता, तो वो अल्लाह भरोसे हो गया। अगर मेरी कोई फैमिली नहीं हो, अभी तक तो भगवान की वजह से है, तो अगर नहीं होती तो क्या पता वो पड़ा ही रह जाता। तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टेट एंड लैब्स। एस्टेट या लैब्स वो मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई लीगल क्लेमेंट नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी ये है, तो ये किसके पास आ जाएंगी? सेंटर के पास आ जाएंगी, अगर सेंटर के एरिया में आती है तो। स्टेट्स रिसिप्ट फ्रॉम इरीगेशन, वाटर वर्क्स, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर, एस्टेट एंड लैब्स यहाँ पे भी चलता है, यहाँ पे भी लोग मरेंगे। तो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो क्या हो जाएगी? उसका पैसा या उसकी जो भी असेट है वो किसके पास आ जाएगा? स्टेट के पास आ जाएगा। और रेवेन्यू हो गया स्टेट का, भाई आज अपने को लैंड मिल जाएगी फ्री की, तो क्या है? स्टेट का रेवेन्यू ही है। इसी तरह बहुत सारे शेयर्स भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना उनके नाम पे। क्लियर है? सो इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर, ये स्टेट के सब्जेक्ट है। तो इनसे, इनकी सर्विसेज से जो भी पैसा जनरेट होता है वो स्टेट रखता है। ये सेंटर के पार्ट थे तो ये सेंटर के पास पैसा जाएगा। इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो कौन रखेगा? सेंटर रखेगा। क्लियर है बात? सिंपल। सो ये होता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है ग्रांट्स इन एड टू दी स्टेट। स्टेट को कई तरीके के ग्रांट्स देता है सेंटर। ग्रांट्स मतलब मदद, बेसिकली एड, हेल्प देता है स्टेट को, कौन? सेंटर। तो इसमें क्या होता है? दो मोटी ग्रांट्स होती है, एक होती है स्टैच्यूटरी ग्रांट और एक होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। सो स्टैच्यूटरी ग्रांट की अगर हम बात करें सो आर्टिकल नंबर 275 आर्टिकल नंबर 275 ये बात करता है स्टैच्यूटरी ग्रांट्स की। स्टैच्यूटरी ग्रांट्स में क्या आता है? स्टैच्यूटरी ग्रांट्स आर दोज ग्रांट्स which empowers parliament to make, statutory grant मतलब आर्टिकल 275 empowers the parliament to make grants to state in need। तो किसी भी स्टेट को अगर ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, स्टेट है जिसको कमी पड़ रही है, तो उसको हमारी सेंटर ग्रांट दे सकती है, स्टैच्यूटरी ग्रांट दे सकती है, मतलब परमिटेड है और देनी पड़ेगी। क्लियर है? अगर फाइनेंस कमीशन इनको बोलता है तो। सो स्टैच्यूटरी ग्रांट्स मतलब जिस भी स्टेट को ज़रूरत है पैसों की किसी भी कारणवश से, उसको सेंटर हमारा, और वो फाइनेंस कमीशन अप्रूव करती है तो हमारा सेंटर उसको क्या करता है? ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भैया इस स्टेट को इतना ही पैसा मिलेगा, पर्टिकुलर हर स्टेट को इतना ही पैसा दे सकते हैं, मैक्स कोई कैप नहीं लगी हुई है। किसी स्टेट की जितनी ज़रूरत उतना पैसा दे सकती है सेंटर की अवेलेबिलिटी के अनुसार सेंटर उनको पैसा दे सकती है। सो डिफरेंट सम्स ऑफ मनी फॉर डिफरेंट स्टेट। ऐसा कोई नहीं है कि स्पेसिफिक स्टेट को इतना पैसा मिलेगा या सब स्टेट को सेम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी ज़रूरत उतने काम, जितने पाँव उतनी चद्दर।
चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, और इसको देते कहां से हैं हम? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया क्या होता है? बेसिकली ये वो अमाउंट है जो हम सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं टैक्स और इनसे, और जो हमारे जिसमें भागीदारी किसकी रहेगी? सेंटर और स्टेट के यूज के लिए, सरकार की यूज के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। सो जनरली जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है वो भी कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश के कंसोलिडेटेड फंड्स, तो इसका यूज भी पूरा भारत देश ही करेगा। क्लियर है? तो उसी में से ये पैसा दिया जाता है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। क्लियर है? जनरल ग्रांट्स एज वेल स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और रेजिंग लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरियाज। स्टैच्यूटरी ग्रांट बेसिकली तो जरूरत है तो देनी ही है आपको, किसी स्टेट ने आपसे मांगे तो आपको देना ही है, आप फाइनेंस कमीशन से अप्रूवल लेके उनके रिकमेंडेशन के अनुसार आपको देना ही है। लेकिन साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रांट्स भी आपको दे सकती है सरकार, सेंट्रल सरकार। कब? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, उस एरिया में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो उनके वेलफेयर के लिए, या कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरियाज हैं तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, या उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए भी ये एड दी जाती है या ये ग्रांट दिया जाता है। गिवन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये ध्यान रखना है आपको कि इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। बिना फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ये नहीं दी जाएगी। फिर आता है हमारा डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। अब स्टैच्यूटरी जब हमें पता पड़ा कि एक तरीके से देना ही है, डिस्क्रिशनरी क्या है? ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमारे को देना है। तो डिस्क्रिशनरी हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, जनरली दे देते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी ग्रांट हमारे ऊपर है कि किसे देना है किसे नहीं देना। सो आर्टिकल 282 एम्पावर्स, वो था 275, स्टैच्यूटरी की बात कर रहे हैं तो 275 और डिस्क्रिशनरी की बात कर रहे हैं तो 282। एम्पावर सेंटर एंड स्टेट टू मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए आप ग्रांट्स दे सकते हैं, ये बोला गया इसमें। इवन इफ इट इज नॉट इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, इवन इफ इट इज नॉट इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में भी नहीं है उनको उनका एरिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्रांट दे सकते हैं अगर वो चाहें तो, अपनी इच्छा से। क्लियर है बात? तो अगर मेरे को किसी स्टेट में, मैं सेंटर हूं, मेरे को किसी स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो मेरे को उधर कुछ बिल्डिंग्स बनवानी है या मेरे को होटल सेक्टर को ग्रो करना है, तो मैं चाहूं तो उस स्टेट को ग्रांट दे सकता हूं। क्लियर है बात? सो नॉट एन ऑब्लिगेशन, हेंस डिस्क्रिशनरी, मतलब फाइनेंस कमीशन की जरूरत नहीं है रिकमेंड करने के लिए, डिस्क्रिशनरी है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बोला गया है तो आपको देना है, किसी ने बोला नहीं, आपको लगता है तो आप दो, आपको नहीं लगता तो मत दो। क्लियर है? आपको इन द सेंस जो अथॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, काहे के लिए करते हैं? टू फुलफिल प्लान टारगेट्स। अब हमारे प्लान टारगेट्स है कि हमारे को इतना टूरिज्म पे पैसा लगाना है, या हमारे को किसी भी चीज पे पैसा लगाना है, किसी भी सेक्टर पे पैसा लगाना है इतना, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग स्टेट को पैसा दे सकते हैं एट आर विल, एट दी विल ऑफ दी सेंटर। अब जनरली क्या होगा, बीजेपी की सरकार का सेंटर पे, तो वो क्या करेगी? ज्यादा ग्रांट देगी, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स किनको? योगी साहब को, मतलब पटेल साहब को। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पे आपको दिखेगा कि थोड़े से ग्रांट्स ज्यादा मिल रहे हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है वो उनके इच्छानुसार दिए जा रहे हैं। वहीं पे जो हमारे गहलोत साहब हैं वो मांगते रह जाएंगे, केजरीवाल साहब जो हैं वो मांगते रह जाएंगे। क्लियर है? सो टू गिव लीवरेज टू सेंटर एंड टू इन्फ्लुएंस कोऑर्डिनेट स्टेट एक्शन, साथ ही साथ क्या होता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए स्टेट एक्शन में, टू अचीव नेशनल टारगेट्स भी सेंटर ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं स्टेट्स को। सो क्लियर है? कोई दिक्कत? डिस्क्रिशनरी ग्रांट। एक और टाइप का ग्रांट होता है, दो तो हो गए, स्टैच्यूटरी जो आपको देना है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ने आपको बोला है कि भाई साहब उनको जरूरत है, अप्रूव्ड है, आप इनको प्लीज ये पैसा दें, तो स्टैच्यूटरी ग्रांट आपको देनी पड़ेगी अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से निकाल के। डिस्क्रिशनरी ग्रांट क्या थी? जो हमें इच्छा होगी तो हम देंगे, जहां पे जनरली हमारी सरकार होती है, जब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं हम, जो प्रैक्टिकल अगर हम इसको देखें तो क्या है, जहां पे जो सेंटर में सरकार है वो अपनी राज्य सरकारों को पैसा अलॉट करती है इजीली फॉर एनी पर्पस। क्लियर है? वो होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, पर उनकी इच्छा के अनुसार। फिर आती है तीसरी, अदर ग्रांट्स। अदर ग्रांट्स क्या होती हैं? अदर ग्रांट्स कभी भी डिक्लेयर करी जा सकती हैं, बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ये परमानेंट नहीं होगी, टेम्पररी पीरियड के लिए होंगी। सो थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट इज टेम्पररी इन नेचर। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर मेड इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स टू स्टेट ऑफ असम, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। 10 साल तक के लिए दिया गया था ये ग्रांट, बेसिकली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन था उस दिन से 10 साल तक के लिए ग्रांट दी गई थी फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। जूट और जूट प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लिए ग्रांट दी गई थी, किनको? असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की स्टेट को। सो दिस इज टेम्पररी, और जैसे 10 साल खत्म हुए
या और कोई क्लॉज होगा ये हो जाएगी खत्म, परमानेंट नहीं है, परमानेंसी नहीं है। ये भी किसके रिकमेंडेशन पे दी जाती है? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दी जाती है, अपने आप नहीं दी जाती हैं ये। क्लियर है? डिस्क्रिशनरी अपने आप दी जाती हैं। स्टैचुरी और हमारी जो अदर ग्रांट्स है ये किसके रिकमेंडेशन पे दी जाएगी? फाइनेंस कमीशन से। सो फाइनेंस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कब? जब हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात आती है सेंटर और स्टेट की। सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज को हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से बांटा जाता है, किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, लेवी किया जाता है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। दिस वॉज दिलीप पुरी, थैंक यू सो मच।